ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनामिक्स। आज हम सीधा कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के अध्याय 5 पर चर्चा कर रहे हैं, बिना किसी घुमाव फिराव के। बिल्कुल। इस विषय को अक्सर बहुत जटिल माना जाता है। हाँ, मतलब उलझे हुए नियम और समीकरण दिमाग में आते हैं। लेकिन असल में ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने की चाबी है। तो आज हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, वो अपना स्वरूप कैसे बदलती है और कौन से मूलभूत नियम रासायनिक अभिक्रियाओं को संचालित करते हैं, ये सब हम गहराई से समझेंगे। और वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी एनसीईआरटी के स्तर पर। हाँ, हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे जो एक कार के इंजन से लेकर तारों के निर्माण तक हर चीज को नियंत्रित करते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ऊष्मागतिकी असल में संतुलन और अवस्था का विज्ञान है। ये विज्ञान हमें ये नहीं बताता कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी तेजी से पूरी होगी, क्योंकि उसके लिए तो बलगतिकी यानी काइनेटिक्स है ना। एकदम सही। ऊष्मागतिकी तो महज यह तय करती है कि किसी निकाय में ऊर्जा का लेन देन कैसे होता है और कोई प्रतिक्रिया प्रकृति में अपने आप संभव है या नहीं। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय बही खाता है जहां ऊर्जा के हर एक कण का हिसाब रखा जाता है। ये वही खाते वाली बात बहुत सटीक लगी मुझे। और ऊष्मागतिकी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था को देखती है, मतलब बीच के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले किसी व्यक्ति का उदाहरण लें। कि वो किस रास्ते से चढ़ा, सीधा या घूमकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ऊष्मागतिकी को केवल उसकी अंतिम ऊंचाई से मतलब है। इसे विज्ञान की भाषा में अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन कहते हैं। लेकिन इस सारे हिसाब किताब को शुरू करने से पहले स्रोत सामग्री, निकाय यानी सिस्टम और परिवेश यानी सराउंडिंग्स की बात करती है। ब्रह्मांड को इन दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है भला? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिसाब एक साथ लगाना मानवीय रूप से तो असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा चुनते हैं जिस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जा सके। अच्छा। इसे ही निकाय या सिस्टम कहते हैं। वो एक टेस्ट ट्यूब हो सकती है, एक बीकर हो सकता है या एक इंजन का सिलेंडर। उस निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड में जो कुछ भी बचता है वो सब परिवेश यानी सराउंडिंग्स है। तो निकाय और परिवेश मिलकर पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं। हाँ, और इन दोनों को जो चीज अलग करती है उसे परिसीमा या बाउंड्री कहा जाता है। ये असली भी हो सकती है, जैसे बीकर की कांच की दीवार या कोई काल्पनिक रेखा भी। और मैं देख रही हूँ कि ये परिसीमा ही तय करती है कि निकाय किस प्रकार का है। बुनियादी विज्ञान में निकाय को 3 प्रकारों में बांटा गया है: खुला, बंद और विलगित। तो अगर हम पहले प्रकार की बात करें, एक खुले निकाय में ऊर्जा और द्रव्य यानी मास दोनों परिसीमा के आर पार जा सकते हैं। जैसे बिना ढक्कन की चाय का कप या एक खुला हुआ रासायनिक रिएक्टर। बिल्कुल। लेकिन जब वैज्ञानिकों को अधिक नियंत्रण चाहिए होता है तो वे बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम का उपयोग करते हैं, जैसे एक बंद बीकर। तो इसमें से रसायन या द्रव्य बाहर नहीं आ सकता, लेकिन बीकर की दीवारों से गर्मी या ऊर्जा अभी भी अंदर बाहर हो सकती है। हाँ, और अगर हमें पूर्ण नियंत्रण चाहिए, जहां न तो द्रव्य बाहर जाए और ना ही ऊर्जा, तो विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम बनाया जाता है। जैसे एक उच्च गुणवत्ता वाला थर्मस फ्लास्क। सही उदाहरण है। हालांकि पूरी तरह से आदर्श विलगित निकाय बनाना बहुत मुश्किल काम है। यह वर्गीकरण आगे की जटिलताओं को समझने के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। अब जब एक निकाय चुन लिया गया है तो उसके अंदर मौजूद कुल ऊर्जा का भी हिसाब रखना होगा, जिसे स्रोत सामग्री में आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी कहा गया है। इसे यू अक्षर से दर्शाते हैं। इसमें निकाय के भीतर के कणों की हर संभव ऊर्जा शामिल होती है, जैसे उनकी गतिज ऊर्जा, कंपन, घूर्णन या रासायनिक बंधों की ऊर्जा। हाँ, लेकिन यहाँ मुख्य सवाल ये है कि एक बंद निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बदला कैसे जा सकता है। इसके तो केवल 2 ही मुख्य तरीके हैं ना? बिल्कुल। पहला तरीका है कार्य या वर्क के माध्यम से, जिसे W लिखते हैं, और दूसरा तरीका है ऊष्मा या हीट के आदान प्रदान से, जिसे Q से दर्शाते हैं। और यहीं पर IUPAC के चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों को इसमें बहुत भ्रम होता है। हाँ, इसे एक बैंक खाते के रूप में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बैंक खाते का उदाहरण ये दिलचस्प है, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। मान लीजिए कि निकाय एक बैंक खाता है और ऊर्जा उसमें जमा धन है। जब भी खाते में धन आएगा वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तो जब परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि निकाय को ऊर्जा मिल रही है। एकदम से ठीक।
और इसी तरह जब निकाय परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करता है तो Q भी धनात्मक होता है। और जब खाते से धन निकाला जाता है तो वो ऋणात्मक यानी माइनस होता है। हाँ, यानी जब निकाय खुद परिवेश पर कार्य करता है, जैसे किसी गैस का फैलना, या जब निकाय ऊष्मा बाहर निकालता है, तो W और Q दोनों ऋणात्मक होते हैं। ऊर्जा आ रही है तो प्लस, जा रही है तो माइनस। बहुत सरल है। और इन दोनों को जोड़ने पर ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बनता है, डेल्टा U बराबर Q प्लस W, जो कि मूल रूप से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। मतलब ऊर्जा अचानक से प्रकट या गायब नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक बंद निकाय में आंतरिक ऊर्जा में जो भी बदलाव आएगा वो पूरी तरह से दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। इस नियम की सबसे बड़ी ताकत इसकी सार्वभौमिकता है। अब इस कार्य को थोड़ी गहराई से देखते हैं। रसायन विज्ञान में कार्य का मतलब आमतौर पर दाब आयतन कार्य या प्रेशर वॉल्यूम वर्क से होता है। हाँ, जब किसी सिलेंडर के अंदर कोई गैस फैलती है तो वो एक पिस्टन को धकेलती है। वो बाहरी दबाव के खिलाफ अपना आयतन बढ़ा रही है। यही कार्य है। और सूत्र के रूप में इसे W बराबर माइनस PEX डेल्टा V लिखा जाता है, जहां PEX बाहरी दबाव है। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही खास स्थिति का भी जिक्र करती है, मुक्त प्रसार या फ्री एक्सपेंशन, जो कि निर्वात या वैक्यूम में होता है। हाँ, अगर गैस निर्वात में फैल रही है जहां बाहरी दबाव शून्य है तो गैस को फैलने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। इसका सीधा अर्थ यह है कि निर्वात में गैस द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। ये अक्सर परीक्षाओं में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। और यही से कार्य को समझने के लिए उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल प्रक्रियाओं का अंतर सामने आता है। सामान्य जीवन की प्रक्रियाएं तो अनुत्क्रमणीय ही होती हैं ना, वे तेज होती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं। हाँ, लेकिन ऊष्मागतिकी में एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया वो है जिसे अनंत रूप से धीमी गति से किया जाता है। कल्पना कीजिए कि पिस्टन पर रेत रखी है और हम एक एक कण करके रेत हटा रहे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी क्षण प्रक्रिया को केवल एक रेत का कण वापस रखकर उल्टा किया जा सकता है। सटीक रूप से। और सूत्रों की जटिलता में जाए बिना इसका सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जब कोई गैस इस धीमी विधि से फैलती है तो वो सबसे अधिक मात्रा में कार्य उत्पन्न करती है। अधिकतम कार्य? हाँ, अधिकतम कार्य हमेशा एक आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती है। स्थिर आयतन पर ऊष्मा के लेन देन को समझना तो आसान है, लेकिन ज्यादातर रासायनिक प्रक्रियाएं तो बंद बर्तनों में नहीं होती। वे तो खुले वायुमंडल में होती है, जहां आयतन स्थिर नहीं रहता, दबाव स्थिर रहता है, लेकिन गैसें बनने पर वे वायुमंडल को धकेलती हैं। ऐसे में केवल आंतरिक ऊर्जा से काम नहीं चलता। ये ऊष्मागतिकी के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। स्थिर दबाव पर होने वाली इन प्रतिक्रियाओं का हिसाब रखने के लिए ही एंथैल्पी का आविष्कार किया गया। इसे H से दर्शाते हैं। तो एंथैल्पी कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। ये आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य का जोड़ है। H बराबर U प्लस PV। बिल्कुल। जब कोई प्रक्रिया खुले बर्तन में होती है तो गैस को वायुमंडल के भारी दबाव को पीछे धकेलने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, एंथैल्पी उसे भी अपने हिसाब में शामिल कर लेती है। इसीलिए स्थिर दाब पर निकाय द्वारा जो ऊष्मा ली या दी जाती है वो सीधे तौर पर एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H के बराबर होती है। और यदि कोई प्रक्रिया ऊष्मा बाहर निकालती है, जिसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो उसकी डेल्टा H ऋणात्मक होती है। और ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक के लिए धनात्मक होती है। सही। गैसों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए एक बहुत उपयोगी संबंध है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। और एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच के अंतर को हम ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी से भी समझ सकते हैं। ऊष्माधारिता ये बताती है कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। हाँ, और गैसों के लिए स्थिर दबाव पर ऊष्माधारिता हमेशा स्थिर आयतन वाली ऊष्माधारिता से अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम स्थिर दबाव पर किसी गैस को गर्म करते हैं तो वह गैस फैलती है और वायुमंडल के खिलाफ कार्य करती है। उस कार्य में कुछ ऊष्मा खर्च हो जाती है। आदर्श गैसों के लिए इन दोनों का अंतर सार्वभौमिक गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। Cp - Cv बराबर R। यह समीकरण ऊष्मागतिकी की नींव के पत्थरों में से एक है। ये सब सिद्धांतों के रूप में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन प्रयोगशाला में इन ऊर्जा परिवर्तनों को असल में मापा कैसे जाता है? इसके लिए कैलोरीमिति तकनीक का इस्तेमाल होता है।
स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन मापने के लिए बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। जहां आयतन बिल्कुल नहीं बदलता है, इसलिए कोई कार्य नहीं होता। हाँ, प्रतिक्रिया से जो भी गर्मी निकलती है वो सीधे पानी का तापमान बढ़ाती है। पानी का तापमान मापकर हम डेल्टा यू का पता लगा लेते हैं। और स्थिर दबाव पर एंथैल्पी मापने के लिए कॉफी कप कैलोरीमीटर का उपयोग होता है, जहां बाहरी वायुमंडलीय दबाव स्थिर रहता है। लेकिन हर प्रतिक्रिया को कैलोरीमीटर में मापना संभव तो नहीं है। कुछ बहुत धीमी होती हैं या इतने सारे उत्पाद बनाती हैं कि मापना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम काम आता है। ये एक तरह का वैज्ञानिक चीट कोड है। मतलब कोई प्रतिक्रिया चाहे एक चरण में हो या कई अलग-अलग चरणों में, कुल एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा समान रहेगा। बिल्कुल। जैसे किसी शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन दोनों जगहों के बीच का अक्षांश और देशांतर का अंतर फिक्स रहता है। इसका सबसे बेहतरीन उपयोग तो बॉर्न-हैबर चक्र में देखने को मिलता है। हाँ, जैसे सोडियम और क्लोरीन से नमक का बनना। इस पूरी प्रक्रिया में कई ऊर्जाएं शामिल होती हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, आयनन एंथैल्पी और वियोजन। और अंततः जब आयन जुड़कर ठोस जालक बनाते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे जालक एंथैल्पी कहते हैं। और समस्या ये है कि इस जालक एंथैल्पी को सीधे मापना असंभव है। तो यहाँ हेस का नियम कैसे मदद करता है? हम उन सभी अन्य चरणों की ऊर्जाओं को माप लेते हैं जिन्हें मापना संभव हो, और फिर बीजगणित की तरह कुल एंथैल्पी में से उन्हें घटाकर जालक एंथैल्पी निकाल लेते हैं। ये बहुत ही चालाक रणनीति है। हमने ऊर्जा संरक्षण और एंथैल्पी समझ लिया, लेकिन ऊष्मागतिकी का एक सबसे गहरा सवाल अभी भी बचा है। वो क्या? कोई प्रतिक्रिया अपने आप, जिसे स्वतः प्रवर्तित या स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, क्यों होती है? पानी ढलान से नीचे ही क्यों बहता है? लंबे समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि जिस प्रतिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है वो स्वतः प्रवर्तित होती है। लेकिन बर्फ का पिघलना भी तो अपने आप होता है और उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। पानी का वाष्पीकरण भी ऊष्मा सोखता है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि ब्रह्मांड केवल ऊर्जा कम करने की दिशा में नहीं चल रहा है। यहाँ एंट्रोपी की अवधारणा का प्रवेश होता है, जिसे एस से दर्शाया जाता है। एंट्रोपी विज्ञान के सबसे दार्शनिक शब्दों में से एक। एंट्रोपी को सबसे सरल शब्दों में अव्यवस्था या रैंडमनेस के माप के रूप में समझा जा सकता है। प्रकृति में हर चीज व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाना चाहती है। जैसे अगर दो अलग-अलग गैसों के बीच की दीवार हटा दी जाए तो वे पूरी तरह से अव्यवस्थित होकर मिल जाती हैं। वे कभी अपने आप वापस अलग नहीं होती हैं। यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। किसी भी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए पूरे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। डेल्टा एस टोटल 0 से बड़ा होता है। लेकिन एक तरफ एंथैल्पी है जो चाहती है कि ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, और दूसरी तरफ एंट्रोपी है जो चाहती है कि अव्यवस्था अधिकतम हो जाए। तो अंतिम फैसला कौन करेगा कि प्रतिक्रिया होगी या नहीं? इस रस्साकशी का अंतिम फैसला गिब्स ऊर्जा करती है। इसे जी कहा जाता है। इसका मास्टर समीकरण है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टेम्परेचर टी एंट्रोपी के प्रभाव को गुणा कर देता है। उच्च तापमान पर अव्यवस्था का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए 3 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली शर्त, यदि डेल्टा जी ऋणात्मक है तो प्रतिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, और यदि डेल्टा जी धनात्मक है तो स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी, उसे चलाने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। और तीसरी शर्त, यदि डेल्टा जी 0 है तो निकाय साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में है। प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में एक समान गति से हो रही है। और यह साम्यावस्था केवल एक सैद्धांतिक बिंदु नहीं है। गिब्स ऊर्जा को साम्य स्थिरांक से सीधे जोड़ा गया है। हाँ, मानक गिब्स ऊर्जा का सूत्र स्थापित करता है कि ऊष्मागतिकी और रासायनिक साम्य में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हमने देख लिया कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, एंथैल्पी क्या है, और ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। हाँ, गिब्स ऊर्जा वो मास्टर समीकरण है जो भौतिक दुनिया की हर एक हरकत को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। अब इस विषय को समाप्त करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू पर गौर करते हैं। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी निरंतर बढ़ रही है। ब्रह्मांड का हर कण धीरे धीरे परम अव्यवस्था की ओर खिंच रहा है। ये एक अटल प्राकृतिक नियम है। लेकिन अगर ये सत्य है
तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। मानव शरीर, जंगलों में फैले विशाल पेड़ या यहाँ तक कि एक सूक्ष्म कोशिका जैसी अत्यंत सुव्यवस्थित जैविक संरचनाएं अस्तित्व कैसे बनाए हुए हैं? वे हर दिन, हर सेकंड इस प्राकृतिक नियम को चुनौती देकर खुद को जीवित कैसे रख पाती हैं? क्या पृथ्वी पर जीवन का होना ही ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के खिलाफ एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।